हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। ट्विंग ट्विंग फोन की घंटी बज रही थी। घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बजे थे। इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? किसी बुरी आशंका से मन कांप उठा। रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर अशोक की भराई हुई आवाज़ थी। दीदी। शोभा शांत हो गई। वो हम सबको छोड़कर दिव्य लोक में चली गई। कुछ पल को तो मैं ठगी सी बैठी रही। फोन की आवाज़ से मेरे पति सुनील भी जाग गए थे। मैंने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। हमने आपस में सलाह की और फिर मैंने अशोक को फ़ोन मिलाया। अशोक, हम जल्दी ही सुबह जयपुर पहुंच जाएंगे, हमारा इंतज़ार करना। सुबह 5 बजे हम अपनी गाड़ी से जयपुर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। वैसे भी सुबह सुबह सड़कें खाली थी और 4 घंटे में ही पहुंच जाने की आशा थी। रास्ते भर शोभा का ख्याल आता रहा। अतीत की यादें चल चरित्र की भांति आंखों के आगे घूमने लगी। शोभा मेरे छोटे भाई अशोक की पत्नी थी। वो बहुत मृदुभाषी, कार्यकुशल और खुश मिजाज की थी। याद हो आया वो दिन जब विवाह के बाद वर वधू का स्वागत करने के लिए माँ ने पूजा का थाल मेरे हाथ में पकड़ा दिया था। वैसे बड़ी भाभी का हक बनता था वर वधू का गृह प्रवेश करवाने का, किंतु भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो पेट से थी और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ था। फिर आरती की थाल सजाकर मैंने ही वर वधू को गृह प्रवेश कराया था। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई सिमटी सी संकुचित सी खड़ी थी। अशोक ने उसे मेरा परिचय देते हुए कहा, ये मेरी बड़ी दीदी है, मुझसे 10 साल बड़ी हैं, मेरे लिए माँ समान है। दोनों ने मेरे पैर छुए। मैंने भी दोनों को प्यार से गले लगा लिया। विवाह के बाद की प्रथाएं संपन्न करवाकर मैं वापस दिल्ली लौट आई। 2 महीने बाद भाभी को जुड़वा बच्चियां हुई, जिनका नाम सिया और जिया रखा गया। प्रसव के बाद भाभी बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो घर का सारा कार्यभार शोभा ने संभाल लिया। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वो बच्चों का ख्याल बहुत उत्साहित होकर रखती थी। माँ सारी रिपोर्ट विस्तार में मुझे फ़ोन पर बताया करती थी। बच्चों के प्रति शोभा का अपनापन देखकर भाभी को बहुत अच्छा लगता था। जब सिया और जिया को नर्सरी स्कूल में दाखिला हुआ तो शोभा ने उन्हें तैयार करने से लेकर उनके जूते पॉलिश करवाती, उन्हें नाश्ता करवाकर टिफ़िन बैग में पैक करती और टिफ़िन पूरा ख़त्म करने का ये हिदायत भी देती। कभी कभी उनको होमवर्क करने में भी मदद करती थी। घर में सब सुचारू रूप से चल रहा था। शोभा के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे। माँ जब भी मुझे फ़ोन करती थी, उनकी बातों में कुछ बेचैनी का आभास होता था। वे दिल की मरीज थी। मैंने जोर देकर उनकी बेचैनी का कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया, अब आकाश की शादी को 4 साल हो गए हैं। अगर उसको एक बेटा हो जाता तो मैं पोते का मुंह देखकर दुनिया से जाती। ना जाने कब मुझे बुला लें। मैं उन्हें संतावना दे रही थी कि धैर्य रखो। मैंने माँ की इच्छा शोभा तक पहुँचा दी तो वह हंसकर बोली, दीदी आजकल पोता पोती में कोई फ़र्क नहीं होता। सिया और जिया भी तो अपनी हैं, वही मेरे बच्चे हैं। बच्चों के प्रति उसकी आत्मीयता मुझे बहुत अच्छी लगी। जिस बात का डर था वही हुआ। अचानक माँ को दिल का दौरा पड़ा और पोते की चाहत लिए हुए वे इस दुनिया से चली गई। शोभा के विवाह को 6 वर्ष हो चुके थे। मैंने आभास किया कि अब उसके मन में संतान की चाह प्रबल हो रही है। अशोक ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया। कुछ डॉक्टरी जांच भी हुई, किंतु नतीजा संतोषप्रद नहीं था। मेरे आग्रह पर दोनों दिल्ली भी आए। मेरी जानकार डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर यही निष्कर्ष निकाला कि शोभा माँ नहीं बन सकती है। अशोक ने सब तरह के उपचार किए, चाहे आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी, जहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों के कहने पर झाड़ फूंक का भी सहारा लिया, किंतु निराश ही होना पड़ा। इसका असर शोभा के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा।
शोभा प्राय फ़ोन करके मुझे इधर उधर की बहुत सी खबरें देती थी। उसने एक घटना का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले उसके किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव था। वहाँ अशोक और शोभा के साथ साथ बड़े भैया भाभी भी आमंत्रित थे। वहाँ पहुंचकर जब शोभा ने नवजात शिशु को पालने में झूलते देखा तो वो अपने मन को रोक न पाई और आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी पीछे से बच्चे की दादी ने उसके हाथ से बच्चे को छीन लिया और अपनी बहू को डांटते हुए कहा, तेरा ध्यान कहाँ है? देख नहीं रही बच्चे को पांच ने उठा लिया है। शोभा ने बताया कि बड़ी भाभी भी वहीं खड़ी थी। ये बात बताते समय शोभा की आवाज़ में पीड़ा झलक रही थी। मेरा मन संवेदना से भर उठा। शोभा ने बताया कि अब रिया और सिया उसके पास नहीं आती, या यूं कहिए कि भाभी उन बच्चों को शोभा के पास नहीं आने देती। इसका कारण भी वो समझ गई थी। बांझपन का एहसास शोभा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई थी। मेरे दोनों बच्चे विवाह योग्य थे। अगले वर्ष मेरे पति रिटायर्ड होने वाले थे और हम भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हो गए थे। कभी कभी मैं शोभा को फ़ोन करके उनका कुशल मंगल जान लेती थी। फिर एक दिन अशोक का फ़ोन आया। बातों से मुझे लगा कि वो बहुत परेशान है। मैंने 3-4 दिन के लिए जयपुर का प्रोग्राम बना लिया। फीकी मुस्कुराहट से शोभा ने स्वागत किया। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। अशोक उसकी स्थिति से बहुत चिंतित हो गया था। मुझे लगा कि 5 शब्द ने उसको भीतर तक आहत कर दिया है। वो बोली, अब तो सिया और जिया भी मेरे पास नहीं आती। मैंने प्यार से शोभा को अपने पास बिठाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी नवजात को गोद ले लो। कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जहाँ से बच्चों को लिया जा सकता है। ऐसा करने से एक बच्चे का भला हो जाएगा, उसे एक प्यारी सी माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक प्यारा सा बच्चा मिल जाएगा। यह एक नेक काम है। एक बच्चे का जीवन अच्छा बन जाएगा। तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन शोभा ने गंभीरता से उत्तर दिया, दीदी, मैं अपनी तकदीर को नहीं बदल सकती। यदि मेरी तकदीर में संतान का सुख लिखा ही नहीं तो मैं गोद लेकर भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। कुछ कहकर वो फिर बोली, दीदी, मैं अपनी कोख से जन्मा बच्चा चाहती हूँ, गोद लिया हुआ नहीं। वो अपने फैसले पर अडिग थी और मैं उसके फैसले के आगे निरुत्तर हो गई। 15 दिन बाद अशोक का फ़ोन आया। वो आवाज़ से बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि शोभा अक्सर बीमार रहती है। उसे भूख नहीं लगती और ज़बरदस्ती कुछ खाती है तो हज़म नहीं होता, उल्टी हो जाती है। मैंने सलाह दी कि तुरंत डॉक्टरी जांच करवाओ। शोभा की तरफ से मुझे चिंता हो गई और अशोक को सहारा देने के मकसद से मैंने 3-4 दिन का जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। अशोक ने सारे टेस्ट करवा लिए थे। मेरे पहुंचने के अगले दिन वो अस्पताल से रिपोर्ट ले आया। वो बहुत उदास था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शोभा की किडनी में कैंसर है जो बहुत फैल गया है। अगर महीने पहले जांच करवा लेते तो शायद ऑपरेशन द्वारा किडनी निकाल देते, लेकिन अब तो कैंसर किडनी के बाहर तक फैल गया है। एक और विशेष बात जो डॉक्टर ने बताई कि शोभा प्रेग्नेंट भी है। प्रेगनेंसी की अभी शुरुआत ही है। 1 हफ्ते बाद निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। अचानक से मेरा मुंह खुला रह गया। समझ नहीं आया कि दुखी हूँ या खुशी मनाऊं। शोभा ने मेरी और अशोक की सारी बातें सुन ली थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, अशोक तो यूं ही घबरा जाते हैं। मैं ऐसे ही इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली और अब तो मुझे जीना ही है। उसकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। बाद में अशोक ने मुझे बता दिया था कि डॉक्टरों के अनुसार गर्भ को गिरा देना में ही बेहतरी है, क्योंकि कैंसर किडनी से बाहर निकलकर फैल रहा है। अगर तुरंत ऑपरेशन करके किडनी निकाल भी दें फिर भी शोभा का जीवन 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और अगर गर्भपात नहीं करवाया तो कैंसर के ऑपरेशन के बाद की थेरेपी से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। या तो बचेगा ही नहीं और अगर बच भी जाए तो एबनॉर्मल हो सकता है।
और डॉक्टर की राय से गर्भपात ही उचित होगा। शोभा ने सब कुछ सुन लिया था। वो खुश नजर आ रही थी। वो बोली, दीदी मुझे यही खुशी है कि अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा। डॉक्टरों का निर्णय ठीक ही है। मेरे जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है। मैं बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं पता नहीं। अगर बच्चा बच भी गया तो विकलांग हो जाएगा और ये भी दुख होगा। तसल्ली यही है कि अब मेरे ऊपर से बांझ होने का लांछन हट गया। अब मैं शांतिपूर्वक मर सकूंगी। सहसा कार एक झटके से रुक गई। सुनील ने ब्रेक मारा था क्योंकि सामने एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था। मेरी विचार श्रृंखला टूट गई। अब हम जयपुर की सीमा में पहुंच गए थे। बाजार के बीच से गुजरते हुए याद आया कि यहाँ कई बार शोभा के साथ चाट खाने आती थी। फिर खूब शॉपिंग करके हम दोनों शाम तक घर पहुँचते थे। अब तो केवल याद ही बाकी है। ठीक 9 बजे हम घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अशोक बाहर आ गया। सहारा देकर उसने गाड़ी से उतारा और मेरे गले लगकर जोर से रो पड़ा। अंदर पहुंचकर देखा शोभा का शव भूमि पर रखा था। बड़ी शांत मुख मुद्रा थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं अपने को ना रोक सकी और फफक कर रो पड़ी। वो समाप्त हो गई। 2 दिन बाद बहुत बोझिल मन से हम दोनों वापस लौट आए। रास्ते भर सोचती रही कि समाज के उल्हानों ने शोभा को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन मरने से पहले उसे यह खुशी थी कि वह बांझ नहीं थी, पर बच्चे की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।